स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में मैं आपको सिखाया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आईआईटी जेईई नीट के लिए, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Application of dimensional analysis. Very important topic. Application of dimensional analysis. पहला application लिखेंगे deducing relation among the different physical quantity. Among the different physical quantity. बहुत सारे बुक में सेम चीज को अदर स्टेटमेंट में लिखा जाता है। टू डेराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। टू डेराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, या उसी का अदर मीनिंग क्या लिख रहे हैं हम लोग? डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है देखिएगा। यहां पे हम लोगों ने लिखा लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी Q is depends upon any या ऐसा लिख सकते हो any physical quantity is depends on upon an other physical quantity and other physical quantities x, y and z। ये हम लोगों ने मान लिया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लाइक q इज डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी x, y, z, इन सब पे डिपेंड कर रही है। अब इन स्टेटमेंट को हमें कैसे रिलेशन डिराइव करना वो चीज सीखेंगे बेटा। तो पहला स्टेप कौन सा फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है? q। तो आप लिखोगे q इज इक्वल टू, फंक्शन लिख दीजिए। किसका फंक्शन रहेगा? x का भी रहेगा, y का भी रहेगा एंड z का भी रहेगा। ये फंक्शन हम लोगों ने मान लिया। यहाँ पर ऐसा ही लिखो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू a। तो जब प्रोपोर्शनलिटी लिखेंगे तो पावर लिखेंगे a। ऐसे किस पे डिपेंड कर रहा है? y पावर b और z पे पावर c। पहला स्टेप ये आपका होना चाहिए। जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स करेगा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी यानी अनदर फिजिकल क्वांटिटी, तो पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो फंक्शन डिपेंड कर रहा होगा, जो भी फैक्टर डिपेंड करेगा, तो x रेज टू a यहाँ पे था, y रेज टू b लिखेंगे और z रेज टू c लिख देंगे। सेकेंड स्टेप प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटा देंगे बेटा। q इज इक्वल टू एक कांस्टेंट यूज करेंगे k, x रेज टू a, y रेज टू b एंड z रेज टू c। ये नेक्स्ट स्टेप हुआ। अगला स्टेप क्या होगा बेटा? राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं सबका डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना है। कल के लेक्चर में मैंने सिखाया कि कैसे भी डायमेंशनल फार्मूला हमें पता किया जाता है। देखो, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे Q का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू, कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशनलेस, उसको हटा देंगे। तो x का डायमेंशन लिखा हम लोगों ने, देन y का लिखा, पावर जो है एज इट रहने देना, ठीक है ना। अब क्या करना हम लोग को? डायमेंशन लिखने के बाद हमें पावर कंपेयर करना है सेम फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, जैसे इधर मास एग्जिस्ट कर रहा है, इधर मास एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों का पावर हमें कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो पावर कंपेयर करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो अननोन वैल्यू है a b c उसकी वैल्यू पता चल जाएगा। वो वैल्यू उठा करके आपको यहाँ रिप्लेस कर देना और रिलेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा बेटा, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूँ। पहला एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लाइक स्टोक फोर्स। आई थिंक आपको पता होगा स्टोक्स फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा?
डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहां से लिखो आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा से लिखेंगे हम लोग, कॉमा रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r एंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, वेलोसिटी किस पे, स्फीयर की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा v। अब क्वेश्चन वो लोग क्या पूछ रहे हैं, डेराइव रिलेशन बिटवीन देम बाय डायमेंशनली, ये रिलेशन आपको डेराइव करना है। यानी स्ट्रोक फोर्स जो F होता है बेटा, F इज डिपेंड कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द स्फीयर। जब किसी भी स्फेरिकल बॉल को हम लिक्विड में रिलीज करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है, वेलोसिटी उसको मिल जाती है, उस वेलोसिटी की वजह से ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रोक फोर्स। और उसकी वैल्यू जो आती है आपको पता होगा, कल मैंने सिखाया था 6 पाई ईटा r इंटू v, ये स्ट्रोक फोर्स होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं वाकई यही फार्मूला आएगा कि कुछ और आएगा, अगर और आएगा तो इसका मतलब गलत है हमारा रास्ता। आइए चेक करते हैं। देखो सॉल्यूशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं, कौन सा डिपेंड कर रहा है बेटा, फोर्स। तो F किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो डिपेंडेंसी लिखने जा रहे हैं। नंबर 1 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो पावर लिख देंगे a, रेडियस पे तो पावर b, और किस पे, वेलोसिटी, तो पावर क्या लिखा बेटा c। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट ले आएंगे, इंटर रेज टू a, r रेज टू b एंड वेलोसिटी के पावर c, ये हो गया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन कल मैंने सिखाया mlt रेज टू -2। कांस्टेंट होता है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं। ईटा का डायमेंशन आपको अगर नहीं लेना है तो आप देख लीजिएगा ml-1 t रेज टू -1, ये हम लोगों ने कल निकाला था। ओके, रेडियस मतलब मीटर, तो इसका l लिखोगे ओनली, और वेलोसिटी होता है lt-1 पावर c, ठीक है ना। ये डायमेंशन हमने हर एक फिजिकल क्वांटिटी का लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे m है, m कहां एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ एक जगह, तो यहाँ पे पावर कितना बेटा a, तो यहाँ पे a। अब l आपको देखना, l कहां एग्जिस्ट कर रहा है, एक यहाँ, तो -1 है, -1 इंटू a माइनस a, b इंटू 1 तो b, और वहां आ जाएगा -c। ऐसे आप लिखोगे t, t के पावर आ जाएगा -a और -c। क्लियर और नॉट? यस, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखो m एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है, तो m रेज टू a है तो a लिख दिया। l लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में उसके पावर देखना है ध्यान से। देखो -1 इंटू a तो -a, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होते हैं बेटा। b रेज टू 1 तो b हो जाएगा, c इंटू -1 तो -c हो जाएगा। ऐसे t देख लो, -a हो जाएगा -c, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या होता है, पावर का कंपेयर करेंगे। पावर को क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो m रेज टू a, और इधर कुछ नहीं है तो 1 तो हो गया ही, तो a की वैल्यू आ गया 1। आप इसी इक्वेशन में बोल सकते हो, इक्वेशन 1। सेकेंड -a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पावर 1 है तो 1, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक। -a माइनस c, और इधर है -2, तो -a माइनस c इज इक्वल टू -2, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या आने वाला, देखते रहो, -c इज इक्वल टू -2, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपको 1। ओके, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। अब a c मिल गया, सेकंड में रख लो, तो सेकंड में देखो -1 प्लस b, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड, c की वैल्यू कितना है बेटा, -1, और b, और फिर c की वैल्यू आपको 1 आया है, तो आपका एक सेकंड एक बार ये चेक कर लो आप, -a प्लस b, और यहाँ पे देखो c प्लस आ रहा है बेटा, c प्लस, वहां पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे c प्लस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1, तो a b c की वैल्यू 1 आ रहा है। अब फाइनली यहाँ पे रख दो, राइट। तो देखो
F इज इक्वल टू कांस्टेंट K की वैल्यू यहाँ लिया जाता है 6 पाई, तो ईटा RB, ये फार्मूला हम लोगों को मिल गया, ठीक है ना। क्योंकि देखो पावर ABC था और ABC की वैल्यू कितना आया हम लोग को 1 1 1 आया, यहाँ पे पुट करोगे 1 1 तो पावर 1 1 आ गया। तो जो स्ट्रोक फोर्स आता है वो होता है 6 पाई ईटा RB। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना है, वो जेई नीट में ऐसा क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखिएगा, लिखोगे टू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या ऐसा लिख लो एग्जांपल नंबर 2, टू टाइम ऑफ ऑसिलेशन, क्या लिखेंगे बेटा, ऑसिलेशन, मान लीजिए कितना लिखा, टू टाइम ऑफ ऑसिलेशन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर सरफेस टेंशन, ये भी लिख लो आप, अंडर सरफेस टेंशन इज डिपेंड्स अपॉन, क्या लिखा आपने बेटा, देखो द टाइम पीरियड भी लिख सकते हो, द टाइम पीरियड टू टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर सरफेस टेंशन इज डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, किस पे डिपेंड करेगा बेटा, डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोगों ने D से लिखा, रेडियस ऑफ ड्रॉप उस पर डिपेंड कर रहा, एंड सरफेस टेंशन, एंड सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को सिग्मा से लिख लो। ओके, टू डेराइव अ रिलेशन, टू डेराइव अ रिलेशन बाई डायमेंशनली, टू डेराइव अ रिलेशन बाई डायमेंशनली, वो चीज क्या ड्राइव करना बेटा, क्या डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, टाइम पीरियड, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको ड्राइव करना है dr³ डिवाइडेड बाय सिग्मा। चेक करेंगे कि क्या वाकई ये आएगा या नहीं आएगा, आप लोग प्रूव करने के बाद ही इसको बोल सकते हैं कि करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। अब आप भी लोग कर सकते हो बेटा, क्योंकि आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, अच्छे से सीख रहे होंगे। तो लिखेंगे इसका, आप लिख सकते हो सॉल्यूशन। ओके, कैसे लिखेंगे, देखो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि टाइम पीरियड तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पावर A, रेडियस पावर B, और किस पे, सरफेस टेंशन पावर C। ये पहला स्टेप आपका होगा। सेकेंड स्टेप, T इज इक्वल टू K D रेज टू A R रेज टू B सिग्मा रेज टू C। चलिए बेटा, इस इधर डायमेंशन फार्मूला m0 l0 और T, देखो टाइम है, ओनली टाइम, तो T रेज टू 1 ही होगा, लेकिन हम लोग m रेज टू 0 l रेज टू 0 एंड T रेज टू 1 लेफ्ट साइड में लिखा। राइट साइड में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला होता है बेटा m l रेज टू -3 पावर A। रेडियस है तो रेडियस के लिए ओनली एंड ओनली L लिखेंगे पावर B। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन आई थिंक पता होना चाहिए बच्चों को, तो सरफेस टेंशन होता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका जो डायमेंशन आएगा ml, क्या बनेगा, ml रेज टू माइनस, कितना लिख दो फोर्स का 2/L, तो यहां पे आ जाएगा m l0 और T रेज टू -2, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला आपको मिलेगा m l0 T रेज टू -2 आ जाएगा। ओके, चलिए आप ओनली लिखोगे m T रेज टू -2। चलिए सॉल्व करिए, m यहां पे पावर a आएगा और यहां पे पावर कितना आएगा बेटा c, तो a प्लस c आ जाएगा। ऐसे L देखो यहाँ पे आ रहा -3a, देखो -3 इंटू ए -3 और यहाँ b इंटू 1, तो आ जाएगा प्लस के b। ऐसे T देखो कहाँ कहाँ है, T तो मुझे एक जगह दिख रहा है, तो इसको लिख दिया -2c। क्लियर,
पावर कंपेयर करें तो पहले -2c इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 1, तो c की वैल्यू आ गया बेटा -1/2। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे t रेज टू -2c है और इधर t रेज टू पावर 1 है, तो 2c इज इक्वल टू 1, मतलब -2c इज इक्वल टू 1, तो c को सब्जेक्ट बना लोगे तो c इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। यहां से भी आप कंपेयर करो तो a प्लस c, देखो इधर क्या है a प्लस c और इधर क्या है 0, तो a प्लस c इज इक्वल टू 0 और c की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगा 1/2। समझे? अब यहां से देखो बेटा b का निकालेंगे तो -3a प्लस b इज इक्वल टू LB 0, क्या बेटा LB 0। अब यहां से देखो हम लोग b इज इक्वल टू, तो 3a और a की वैल्यू है 1/2, तो b की वैल्यू 3/2 आ गया। तो हम लोगों को a b c की वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे पुट करिए तो आ जाएगा t इज इक्वल टू, मतलब टाइम पीरियड के d रेज टू कितना बेटा पावर हाफ, तो d रेज टू a की वैल्यू आ रहा पावर हाफ, तो a की वैल्यू लिखोगे 1/2, b की वैल्यू 3/2 और b किसको माने थे रेडियस को, तो इसको लिख सकते हैं r रेज टू 3/2 इनटू सरफेस टेंशन की पावर कितना आ रहा है बेटा -1/2, तो -1/2। तो जब इनको आप रीअरेंज करोगे तो नहीं लिख सकते आप, प्रोपोर्शनल क्या रहेगा t प्रोपोर्शनल, देखो पावर हाफ मींस क्या होता है रूट, तो रूट ये हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब है यानी 1/2 की पावर कितना है 3, तो पूरा ओवरऑल अंडर रूट में आप करोगे तो t r रेज टू 3 और सरफेस टेंशन डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा। इसका मतलब ये फार्मूला करेक्ट था। हम लोगों ने क्या लिखा, टू टाइम ऑफ ऑसिलेशन t ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रेडियस ऑफ ड्रॉप एंड वेलोसिटी, और क्या लिखा था सरफेस टेंशन सिग्मा, टू डिराइव अ रिलेशन, ये हम लोग को करना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल सिखाता हूं, आई थिंक मजा आ रहा होगा, आपको सीख रहे होंगे अच्छे से, है ना। हम लोग इसको और बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करते रहिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन होता रहे, है ना, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे कि बच्चे सीख रहे हैं, उनको ऐसे वीडियो की नीड है। तो आई होप आप शेयर करोगे अपने फ्रेंडों के साथ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं। टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये भी लिख सकते हो। एग्जांपल नंबर 3, टाइम पीरियड ऑफ अ pendulum. Time period of a pendulum is depends upon length of string, length of string मतलब L, comma gravitational acceleration, gravitational acceleration small g and mass of the bob, and mass of the bob, bob के मास पे भी डिपेंड कर रहा है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ, जो थ्रेड है उसके लेंथ पे डिपेंड करती है, ग्रेविटी पे भी डिपेंड करी है, मास ऑफ द बॉब, मतलब आई थिंक आपने देखा होगा तो सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है, लैब में आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है बेटा। देखो ऐसे ये बॉब हो जाती है और इसका हम लोग लेंथ यहां से लेकर के इसके डायमीटर यहां से L ले लेते हैं और इसका मास m है और ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड ही एक्ट करती है। तो कह रहे हैं इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब आप इसको रिलीज करोगे तो ऐसे ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, g पे और m पे, ये ऐसा ये बोल रहे हैं। क्या वाकई ये सही है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। देखो T directly proportional to length of string, तो आप लिखोगे A, and gravitational acceleration B और mass पे कितना तो C। सेकेंड स्टेप T is equal to K L raised to A G raised to B और M raised to C, ये सेकेंड स्टेप।
अब थोड़ा फास्ट चल सकते हैं क्योंकि आप सीख चुके हो। तो राइट द डायमेंशनल फार्मूला, तो टाइम का हो जाएगा m0 l0 और t रहेगा। कांस्टेंट को हटा दो तो इसके लिए लेंथ के पावर बिना a, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड मतलब L(t⁻²) मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पावर कितना बेटा b, और यहाँ पे m है तो m के लिए कैपिटल M लिखोगे, पावर c। आप इनको अरेंज कर लो, देखो L कहाँ है यहाँ पे, तो L a प्लस b और t⁻² कितना आ रहा है बेटा -2b और m⁻² कितना आ रहा है c, और कुछ नहीं इन्वॉल्व हो रहे। तो देखो c की वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो c की वैल्यू कितना आ जा रही 1, देखो c की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो -2b, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ m है तो m की वैल्यू, c की वैल्यू 0 आ रहा है, ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, यहाँ पे मास है बेटा, हमने टाइम ध्यान नहीं दिया, तो m⁻c है और इधर m⁻² क्या है 0, तो c की वैल्यू 0 आ रही। -2b, इधर तो -2b है ठीक है, और इधर कितना 1, तो इसका वैल्यू 1, तो b की वैल्यू आ गया -1/2, ये हम लोग को मिल गया। और किसकी वैल्यू चाहिए, आइए इसको देख लेते हैं, a प्लस b, लेंथ कितना 0, तो a की वैल्यू कितना आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें a की वैल्यू हमें निकालना है, और b की वैल्यू -1/2 = 0, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। a की वैल्यू कितना मिला हम लोग को 1/2। अब यहाँ पे आप रिप्लेस कर लो, तो t = k l⁻², a पावर कितना हाफ, तो 1/2, g⁻² कितना बेटा -1/2 और m⁻0, और किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हट जाएगा। तो इसको रीअरेंज करोगे और कांस्टेंट यहाँ पे लिखा 2π, अब देखो पावर हाफ है तो इसको √l और ये नीचे लाओगे तो g, तो t = 2π √l/g, ये टाइम पीरियड का ये फार्मूला होता है, जो ये जिसका टाइम पीरियड निकालते हैं इसी फार्मूले की हेल्प से निकालते हैं। t = 2π √l/g। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आज की डेट में कराएंगे बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा जो कि आप ट्राई करोगे। लिखिएगा यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड, मैं यहां से डिक्टेट कर रहा हूं, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, एग्जांपल 4, द स्पीड ऑफ साउंड यानी b in a medium is depends upon, क्या हमने लिखा बेटा, the speed of sound in a medium is depends upon elasticity, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को किससे लिखेंगे हम लोग, E से, तो इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है। एंड किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम D, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग को एक रिलेशन यहाँ पे डिराइव करना है, देखिए। तो सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें कैसे करेंगे, देखो वेलोसिटी v इज डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी, पावर कितना a, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो d⁻b, और तीसरा तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, हटा सकते हैं, तो b = k e⁻a और d⁻b। डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी होता है Lt-1 और यहाँ m0 दिखा दो, ओके। k को हटाए, इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटा, इलास्टिसिटी के अगर हम बात करें तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस, और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ml-1 t⁻² ही तो मिलेगा हम लोग को, ठीक है, निकाल लेंगे, लास्ट लेक्चर में सिखाया था। तो ml-1 t⁻² पावर a, और डेंसिटी क्या होता है, ml-3 पावर b। अब यहाँ पे अरेंज करिए, m पावर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे b, तो हो जाएगा a प्लस b,
L रेज टू माइनस ए और माइनस 3a, तो माइनस ए माइनस 3a और t रेज टू आ जाएगा माइनस 2a। क्लियर? कंपेयर करेंगे बेटा यहाँ पे, तो हम लोग को पहले इसी को ले लो, तो माइनस 2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो a की वैल्यू 1/2, तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, a प्लस b, इधर 0 है, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस a, मतलब 1/2 आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू आ रहा है, a की वैल्यू हाफ आ रही है, b की वैल्यू माइनस 1/2 आ रही है। तो देयरफॉर जो फार्मूला बना है खुद वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी ठीक है ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स e रेज टू a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इनटू डेंसिटी माइनस 1/2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं k टाइम्स अंडर रूट e बाई डी। ऐसा, और प्रोपोर्शनलिटी दिखाना है तो b प्रोपोर्शनल टू e बाई डी। तो जब आप साउंड पढ़ोगे तो ये फार्मूला आप लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिए, उसका सजेशन अगेन दूसरे लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करते रहिए, है ना, ताकि उनको इस लेक्चर का फायदा हो सके। हम लोग डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे केएसबी एकेडमी के चैनल पे, और जैसा आप लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा हर एक टॉपिक आपका फुलफिल किया जाएगा बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।